तो हम लोग इसमें देखेंगे कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन क्या है, ये कब बना था, किस सिचुएशन में बना था, और इसके बनाने के पीछे क्या रीजन थे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। या फिर जो 1970 में जो आपको इंडिया बांग्लादेश के बीच वॉर हुआ था, उसके बाद जो बाद में जो कमिटी आई थी, सुंदर जी डॉक्ट्राइन जिसको बोलते हैं, वो डॉक्ट्राइन, जो सुंदर जी डॉक्ट्राइन था, सुंदर जी डॉक्ट्राइन वो जब फेल कर गया 2001 में जब आपके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। तो उसके बाद जो न्यू न्यू डॉक्ट्राइन आया, पोल स्टार डॉक्ट्राइन, पोल स्टार डॉक्ट्राइन, ठीक। तो इसमें ये डॉक्ट्राइन है क्या, इसकी क्या खासियत है, इसको हम देखेंगे। और इससे देखेंगे जो इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी में जो एक वॉरफ्रंट पे स्ट्रैटेजी होती है या मोबिलाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है, उससे इस पे क्या फ़र्क पड़ा। और इससे लेके जो आप ये डॉक्ट्राइन है, इसको लेके जो आपके जो मतलब इनेमी कंट्री है, उसने क्या क्या इसके रिएक्शंस में किया। तो सारे डिटेल्स हम इसमें देखेंगे। और इसको हम थोड़ा सा एनालिटिकल देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन वाज द conceptualized in early 2000 और 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। मेन हम आपको इसको कहानी पीछे बताते हैं। हुआ क्या, 2000 से लेकर 2001 के बीच में, मतलब इंडिया में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा था, तो ये तो जग जाहिर है कि भाई इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी जो भी होता है उसके पीछे जो आपके पड़ोसी है उसका ही हाथ रहता है, पाकिस्तान करवाता है। तो वहाँ पे अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप ग्रुप है, जैसे लश्कर तैयबा, हजरत मुजाहिदीन या इंडियन मुजाहिदीन, उसके बाद जैश मोहम्मद। ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटी है जो कि उसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिस नॉन स्टेट एक्टर्स को वहाँ की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो यूज़ करता है एज ए वेपन की तरह। क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है, उसमें पाकिस्तान कभी भी इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल वॉरफेयर के लिए क्या होता है, भाई आप जब इंडिया से लड़ोगे तो उसमें आपकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर होगा, बहुत सारा पैसे खर्चा करना पड़ेगा। इसमें बिलियंस डॉलर पैसे लगेंगे। जैसे कि अभी देखो मिलिट्री मोबिलाइजेशंस में पाकिस्तान को कितना खर्च हो रहा है। अभी मिलिट्री मोबिलाइजेशंस क्या होता है हम आपको बताते हैं आगे। तो बिलियन डॉलर खर्चा होता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही खराब थी, खराब है, ठीक। तो वो एक नया स्ट्रेटजी बना के लेके आया जिसको कहते हैं लो स्किल वॉरफेयर या लो कॉस्ट वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें कि बहुत कम पैसे से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जो कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ करता है, नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ करता है, जिसमें कि टेररिस्ट एक्टिविटी उसका प्राइम वेपन है, ठीक। इसमें खर्चा बहुत कम होता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसने स्टार्ट किया था। तो 2001 में जब आपके पार्लियामेंट पे जब अटैक होता है, अटैक होने के बाद इंडिया ने 2001 में जब अटैक के बाद इंडिया ने सोचा कि भाई इसका तो हम क्या रिटेलिएट करेंगे। और रिटेलिएशन जो था वो मैसिव रिटेलिएशन करने की बात आ रही थी। मैसिव रिटेलिएशन मतलब मे बी ये फुल स्केल वॉर में चला जा सकता है। फुल स्केल वॉर, देखियो, ये फुल स्केल वॉर और लो स्केल वॉर, जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, लोग कहते हैं कि रसिया 2 साल से लगा हुआ है, 2 साल से फिर भी यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा। तो उसमें मेन ये है ना, रसिया लिमिटेड रिसोर्स का यूज कर रहा है और वो फुल स्केल वॉर में नहीं जा रहा है। फुल स्केल वॉर में मतलब वो अपनी जितनी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, चाहे उसका मिसाइल्स हो या उसकी लॉजिस्टिक हो या उसका मतलब ट्रूप्स हो, यदि सभी को मोबिलाइज करके अगेंस्ट यूक्रेन यूज करे तो यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, ठीक। लेकिन रसिया का क्या है, रसिया का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम यूक्रेन के बॉर्डर पे जो नेटो मिसाइल लेके आएगा वो हमको नहीं लगाने देना है। तो मतलब क्या, वो बफर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। जो मतलब ऐसे बफर बना लेंगे तो इधर मिसाइल आएगा नहीं, ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है, छोटा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो उसके लिए लो स्किल वॉरफेयर का यूज कर रहा है। मतलब क्या, वो थोड़ा सा अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज करके यूक्रेन को
यूक्रेन के साथ जो उसका अपना ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने का पूरा मतलब उस डायरेक्शन में लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लो स्किल वॉरफेयर। ठीक। तो उसी तरह से इंडिया ने जब 2001 में अटैक हुआ तो बोला कि भाई जो रिटेलिएशन होगा, मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। तो इसमें जो सुंदर जी डॉक्ट्राइन था जो पहले से आ रहा था, उस डॉक्ट्राइन में सुंदर जी डॉक्ट्राइन के थ्रू इंडिया को मिलिट्री मोबिलाइजेशंस में टाइम लगा। मिलिट्री मोबिलाइजेशंस में टाइम लगा। मिलिट्री मोबिलाइजेशंस क्या होता है? देखिए, जब आप बैटल फील्ड में जाएंगे ना, जब आप बैटल फील्ड में जाएंगे तो बैटल फील्ड में जाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होगी। ठीक। उस रिसोर्स में जैसे कि आपका जो कंपनी है, जो आपका जो मिलिट्री है, वो आपके एक जगह नहीं है, बहुत सारे कमांड है। आप जैसे इंडिया में 17 कमांड है, 17 कमांड है। सेवन कमांड, 7 कमांड आपका आर्मी का हो गया, 7 एयरफोर्स का है, 3 कमांड आपका नेवी का है। ठीक। तो ये 7 7 14 3 17 17 कमांड है। ठीक। तो ये इस कमांड को जो आपके मिलिट्री हर एक जगह फैले हुए हैं, कभी मतलब ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं, उधर है, उधर है, उधर है, पूरे इंडिया में फैले हुए। तो इस सब को मोबिलाइज करके आपको एक जगह, जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके आना है। तो ये एक हो गया मोबिलाइजेशंस। ठीक। मिलिट्री मोबिलाइजेशन। अब जब मिलिट्री को लेके आएंगे तो उसके साथ साथ आपको क्या लेके आना पड़ेगा? आर्म्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस। ठीक। एम्यूनेशंस। ठीक। उसके बाद आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट में आपको क्या चाहिए? रेल चाहिए, रेलवे चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या चाहिए? रोडवेज चाहिए, क्लियर रोडवेज। ठीक। जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, क्लियर पास, पासिंग मिले। ठीक। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? मेडिकल टीम चाहिए, मेडिकल टीम चाहिए। ठीक। मेडिकल टीम चाहिए। उसके साथ आपको और क्या चाहिए? उसके बाद आपको देखिए, जो खाना होता है, जो फूड्स फूड्स होता है, ये सब चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आर्म्स एम्युनिशंस तो हो गया। आर्म्स एम्युनिशन के लिए क्या चाहिए? इसका प्रोडक्शन चाहिए। तो प्रोडक्शंस चाहिए। ठीक। तो ये एक वॉरफेयर के लिए, एक जब आप मिलिट्री जब जाती है तो उसके लिए ये पूरे मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ता है। जब मिलिट्री को जो जो जरूरत पड़ेगा, इस सब चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो इस सब का पूरा करने में, इस सब का इंतजाम करने में, इसको मोबिलाइज करने में टाइम लगता है। ठीक। तो टाइम, यदि इसको टाइम लगेगा तो क्या हो जाएगा? जो आपका इशू है वो ठंडा पड़ जाएगा। जैसे कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो ये मिलिट्री मोबिलाइजेशंस में आपको नहीं कुछ तो 27 से 28, 28 डेज आपका इसमें गया। ठीक। 27 28 दिन इसमें लगा। तो उससे क्या हो गया कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल पे जाके बहुत मतलब कोशिश की, डिप्लोमेटिक पे बहुत कोशिश की। बाद में जाके फिर उस टाइम में नवाज शरीफ था उस वहाँ का पीएम, उसने जाके फिर अमेरिका को बहुत गुहार लगाई। तो फिर अमेरिका ने इसमें मीडिएट करना स्टार्ट किया। और फिर पब्लिकली आके पाकिस्तान ने इस चीज़ को कंडेम की, जो भाई हम जो भी हमारे यहाँ जो भी टेररिस्ट है, टेररिज्म है, उसको हम ख़त्म करेंगे, बर्बाद हटाएंगे, ये सब चीज़ उस पब्लिकली आके किया। तो जो ये 27 28 दिन जो आपको मिलिट्री मोबिलाइजेशंस में लगा, उससे क्या होगा? जो इश्यूज था वो क्या ठंडा पड़ गया और डिप्लोमेटिक लेवल पे सॉल्व होने के डायरेक्शन में चला गया। तो ये बहुत बड़ा एक लूप होल देखा गया। जो भाई हम इमीडिएट हमको स्ट्राइक करना था, उसका आंसर देना था, लेकिन हमें टाइम बहुत लगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सुंदर जी डॉक्ट्राइन था, जिसके अकॉर्डिंग सुंदर जी डॉक्ट्राइन को हम डिटेल में अब देखते हैं। जो सुंदर जी डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग जो आपको इतना टाइम लगा मिलिट्री मोबिलाइजेशंस के लिए, तो ये बहुत बड़ा लूप होल दिखा। ठीक। तब इसके बाद जाके फिर बहुत सारा मतलब रिव्यू हुआ। रिव्यू होने के बाद फिर एक नए डॉक्ट्राइन पे लेके आए, जिसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन कहते हैं। ठीक। देखिए, अब हम थोड़ा सा पहले ये इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो नीड ऑफ द न्यू डॉक्टर, ये देख लिए। द इंडिया रियलाइज द स्लो मोबिलाइजेशन गिव पाकिस्तान टाइम टू ब्रिंग द इंटरनेशनल अटेंशन एंड अराइज द न्यूक्लियर थ्रेट। तो दो काम किया पाकिस्तान ने, एक तो इंटरनेशनल अटेंशन लिया, दूसरा वो न्यूक्लियर थ्रेट स्टार्ट किया। ठीक। जो भाई हम यदि तुम हम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम न्यूक्लियर यूज करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। कोल्ड स्टार वाज डेवलप्ड इन इनेबल टू रैपिड लिमिटेड कन्वेंशनल स्ट्राइक। अब देखेंगे हम पुल स्टार्ट को। तो कोल स्टार्ट में ये था कि जो भाई हमारे जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन में ये 27 to 28 डेज लगा है, इससे क्या हुआ कि हमारी जो अंदर का जो मतलब स्ट्राइक करने का जो हमें टाइम मिला था,
वो क्या हो गया, बहुत लंबा खिंच गया, जो इशू था वो ठंडा पड़ गया, ठीक। और वर्ल्ड इसमें आके कूद गया। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया प्रोसेस। तो इसके लिए हमें एक ऐसा मतलब एक डॉक्ट्राइन लेके आना है, एक ऐसी पॉलिसी लेके आना है जिसमें कि हमारे हमारे ऊपर इस तरह का कोई सा भी संकट आए, किसी किसी भी तरह की क्राइसिस आए, तो हम इमीडिएट उस क्राइसिस को ख़त्म करें, इमीडिएट उसका हम आंसर कर पाए, वो रिटेलिएशन उसका हम कर पाए। तो इसी के लिए कोल्ड स्टार्ट आया था। कोल्ड स्टार्ट में ये था कि जो भाई हम 24 टू 48 घंटे मतलब 2 दिन के अंदर हम जो एक लिमिटेड स्ट्राइक होना चाहिए, उसके लिए हम जो भी रिसोर्सेज हैं, जो मोबिलाइजेशन के लिए आपको बताया था, जिसमें कि मिलिट्री का मतलब जितने भी लॉजिस्टिक होता है वो, मेडिकल टीम होता है वो, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवे हो गया, क्योंकि रेलवे की जरूरत पड़ेगी ना, आपको टैंक एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ये सब चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। तो फिर उसके बाद रसद जो होता है वो सब को हम मतलब 24 टू 48 मतलब 48 घंटे के 2 दिन के अंदर में इसको हम इकट्ठा कर लें। तो उससे क्या होगा कि जब तक मतलब जो दुश्मन है वो सोचेगा, तब तक हम अपनी जो हमारी जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, द इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, द सेंट्रल टू CST और IBG इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ये था। तो इसमें था कि जो भाई फिर करेंगे क्या। तो इसके लिए था ये जी, सेल्फ सफिशिएंट फॉर्मेशन कंबाइनिंग द इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स ईच। मतलब एक छोटा सा हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक। एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे मतलब आर्मी का, ठीक। उसमें क्या रहेगा कि मान ली 50 से 60 हज़ार का ट्रूप्स का हमारा ग्रुप रहेगा, सटा ग्रुप रहेगा, ठीक। इसके लिए जो भी इमीडिएट जो जरूरत पड़ेगा मोबिलाइजेशन के लिए, इंजीनियर से लेके, आर्म्स से लेके, एमिनेशन से लेके, ठीक। एमिनेशन से लेके उसके बाद ट्रांसपोर्ट से लेके सब कुछ इस ट्रूप्स के पास में अवेलेबल रहेगा। जरूरत पड़ेगी मतलब 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर हम इस चीज़ को मोबिलाइज कर लेंगे, ठीक। और ये जो ट्रूप्स होगा इसके लिए एयर डिफेंस, एयर पावर, एयर पावर भी इसको रहेगा। जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका जो मिलिट्री है, ये इधर मूव करेगा तो इधर पूरा क्लियरेंस के लिए आपका एयर स्ट्राइक होगा, एयर स्ट्राइक से पूरा क्लियर होगा, और ये आपका जो ट्रूप्स है इधर डायरेक्ट मूव करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। ये IBG ग्रुप हो गया। इंटीग्रेटेड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें आपका क्या है, ट्रूप्स भी हैं, आर्टिलरी भी होगा। आर्टिलरी देखते हैं ना, जो जिसको तोप बोलते हैं, आर्टिलरी भी होगा इसमें, आर्टिलरी भी होगा, आर्टिलरी भी होगा। उसके बाद इसमें टैंक भी होगा, ठीक। समझ गए। इसमें आपका एयरफोर्स का भी यूज होगा, ठीक। तो एक इंटीग्रेटेड कनेक्शंस होगा, इन सारे इंटीग्रेटेड कनेक्शंस होगा इस यूनिट के बीच में, इंटीग्रेटेड कनेक्शन होगा, जिसमें कि देखिए एयरफोर्स का ब्रांच अलग है, नेवी का अलग है, और आपका ये आर्मी का अलग है। लेकिन इस सब को इंटीग्रेट करके एक IBG बनाया जाएगा, जिसको कि लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे यूज किया जाएगा, अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जाएगा। समझ गया। तो दिस इज IBG, ठीक। दिस इज IBG. Each IBG can operate independently and move quickly across the border within the 24 to 40 hour on receiving the orders। मतलब क्या, ऑर्डर मिला और 24 से 48 घंटे के अंदर हम गए अपना काम करके आए। दिस इज कॉल्ड कोल्ड स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरा मेन क्या है, इसमें स्पीड एंड सरप्राइज। ये जो आपका IBG है, तो इसका मेन है रैपिड मोबिलाइजेशन एंड ऑफेंसिव थ्रस्ट इनटू पाकिस्तान टेरिटरी और एम टू कैप्चर। मतलब देखिए इसका ये पर्पस है, जब भाई हम जब आप मोबिलाइज जल्दी में कर लेंगे 24 से 48 घंटे में, तो आप मोबिलाइज करने के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर मिलेगा, आप अटैक करेंगे, अटैक करेंगे तो मैसिव अटैक होगा, और मैसिव अटैक्स होगा, और मतलब बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कम रिसोर्स मतलब इफिशिएंटली आप ऐसा अटैक करेंगे जिसका कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और उसमें यदि आपको कैप्चर करना पड़ेगा, तो मतलब उसकी बाउंड्री को, मतलब उसके एरिया को कैप्चर करें, तो आप लिमिटेड टेरिटरी जैसे 30 से 50 किलोमीटर तक के आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद निगोशिएशन टेबल पे लेके आएंगे, ठीक। देखिए जैसे कि ये हो गया, तो हम गए, हमारा ये IBG गया यहाँ से, ये इस एरिया को हम कैप्चर कर लिया, ठीक। एक बफर बना, इसको कैप्चर करने के बाद अब हम यहाँ खड़े हो गए। अब बोले कि चलो हम निगोशिएशन करने के लिए, अब पाकिस्तान निगोशिएशन पे आएगा, फिर हमारा जो भी कंडीशन है हम कंडीशन रखेंगे, तब बोलेंगे हमारा कंडीशन फुलफिल, तब हम इसको हटाएंगे हटेंगे। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द
हाँ आईवीजी ठीक। लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, अवॉइड द फुल स्केल वॉर, मतलब है पूरी लड़ाई नहीं करनी है, मतलब लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म को ख़त्म करो, या जो भी टेररिज्म का वहाँ पे हेड है, जैसे कि जैसे लश्कर तैयबा का हेड जो भी है, क्या नाम है, हाफिज सईद हो गया, या तुम्हारा जो मिलिट्री का हेड है, वो भी टेररिज्म, इनडायरेक्टली वो टेररिज्म को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो उसको सेंटर करवाओ, भेजो। तो ये जो है, हाँ जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी लॉन्च पैड है, जो भी बेटर है, उसको हटाओ, ख़त्म करो। ठीक, उसके बाद तुम जो मतलब जैसे कि मान लो ड्रग्स का मतलब सप्लाई करते हो इंडिया के अंदर, उसको ख़त्म करो। पीओके है, उसको ख़त्म करो। तो यदि हम लाहौर तक इसको एक कब्जा करके उसको बफर बना लिए, तब उसको नेगोशिएशन टेबल पे लाके जो भी हमारी कंडीशंस है उसको रख सकते हैं, उसको हटवा सकते हैं। दिस इज द कॉल्ड फुल स्ट्रेटजी लिमिटिंग ऑब्जेक्टिव जॉइंट ऑपरेशन बताए थे। जो जॉइंट ऑपरेशन इन्विजन द टाइट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक, और हम अटैक करेंगे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्रिएट a psychological impact by the demonstrating the India capability and political will to retaliate swiftly, deter the Pakistan from supporting terror attack by showing the calibrated military retaliation is possible। ये जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे कि इंडिया को हल्के में लेता है पाकिस्तान हमेशा, जो हम ऐसा कर दिए इंडिया कुछ करेगा नहीं। तो यदि हम इस तरह का बहुत शॉर्ट पीरियड में हम इतनी मेसिव इम्पैक्ट लेके आएंगे, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी जो बुद्धि और विचार है वो बदल जाएगा, इंडिया परसेप्शन जो है इंडिया को लेकर वो बदलेगा। तो फिर जब से जैसे ही उसका इंडिया का परसेप्शन बदलेगा इंडिया को लेके, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो चेंज होगी, मतलब चेंज होगी। जैसे हम हमारे हमारे ऊपर जैसे अभी किया है, अटैक किया है, जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटी करवाई है उसने, तो हम यदि इसमें अटैक करते हैं, तो हमारे लिए हम मतलब इंडिया को लेकर जो उसका परसेप्शन है, जो भाई इंडिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया भूल जाएगा, इंडिया ये करेगा, तो ये परसेप्शन उसका चेंज होगा, वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है उसको चेंज होगा, जब कॉस्ट बढ़ेगा ना उसका, जब उसकी मिलिट्री कॉस्ट बढ़ेगी। अब देखो, इस मोबिलाइजेशन जो है, मोबिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो अभी जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है, तो हम बड़े इकॉनमी है, हमारी मिलिट्री बजट 72 73, मतलब $100 बिलियन के अप्रॉक्स में आ रहा है। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट कितना है, मैक्सिमम $5 to $10 बिलियन हो जाएगा, बहुत हो गया हमारे, 10 टाइम्स हम ज़्यादा है। तो मिलिट्री मोबिलाइजेशन में खर्चा आता है, तो हमें खर्चा करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी बड़ी है। अब पाकिस्तान को मिलिट्री मोबिलाइज करेगा, उसको इतनी खर्चा पड़ेगा, वैसे ही उसकी इकोनॉमिक नीचे जा रहा है, उसने ना तो उसके पास फॉरेन रिजर्व है, ना उसका आर्म एम्यूनेशन है, कुछ भी नहीं है उसके पास। मिलिट्री मोबिलाइजेशन में खर्चा होगा, तो इट इज़ अ कॉस्ट। तो कॉस्ट उस पर जैसे ही बढ़ेगा, तो वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट है, तब उसका दिमाग खुलेगा, तब उसकी बुद्धि विचार बदल सकती है। समझ गए? चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म। देखिए, चैलेंज क्रिटिसिज्म से अभी हम नहीं जाएंगे, अब हम आके हम देखते हैं। ठीक, देखिए, इंडिया डिफेंस स्ट्रैटेजी, नो, अब थोड़ा सा हम दिखाते हैं। द इंडिया डिफेंस स्ट्रैटेजी 1974 वाज द वर्ड फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। देखिए पॉलिटिकल था इनिशिएशन। ये देखिए सुंदर जी डॉक्ट्रिन हम आपको दिखाते हैं, 2004 तक चला। सुंदर जी डॉक्ट्रिन में था कि भाई हम एक सेवन डिफेंसिव, द डॉक्ट्रिन वाज मेड अप 7 डिफेंसिव holding corpus of the Indian Army and deployed near the Pakistan border, positioning limited offensive power. The holding corps' primary responsibility was to check the Pakistani advance. India offensive potential was derived from the strike corps। मतलब ये था जब भाई जो सुंदर जी डॉक्ट्रिन था, जो कि भाई वो कहना कि भाई जो हम जो हैं सेवन सात जो है हम एक डिफेंसिव डिफेंसिव कॉर्प्स बनाएंगे, कॉर्प्स। ठीक, ये जो 7 डिफेंसिव कॉर्प्स हो गया, मतलब क्या, एक 7 यूनिट बनाएंगे। ये 7 यूनिट जो होगा पाकिस्तान के बॉर्डर के पे रहेगा। ठीक, ये बॉर्डर पे रहेगा। ठीक, और हमारा जो होगा 3 to 4 जो ऑफेंसिव कॉर्प्स है, ऑफेंसिव कॉर्प्स। देखिए डिफेंसिव मतलब क्या होता है, जो उधर से हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। ऑफेंसिव क्या, हम अटैक करेंगे। दिस इज, ये जो आपका ऑफेंसिव कॉर्प्स है, ये आपका इंडिया के अलग अलग जगह, सेंट्रल इंडिया के अंदर आपका रहेगा। जैसे कि मान लो भोपाल हो गया, यहाँ पे एक अम्बाला हो गया, ठीक है, एक मथुरा हो गया, मतलब 3 जगह ये आपका ऑफेंसिव कॉर्प्स रहेगा। और ये 7 डिफेंसिव कॉर्प्स जो है, एक से लेकर 2 3 4 5 6 7 जो आपके बॉर्डर एरिया है उसमें ही रहेगा। जो डिफेंसिव कॉर्प्स है उसका काम क्या होगा, जो पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसको देखेगा, उसकी जो एडवांस है उसको मॉनिटर करेगा। ठीक, और लिमिटेड स्केल पे आप
मतलब लिमिटेड स्केल पे आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। लिमिटेड रिटैली लिमिटेड आप उसको रोक सकते हैं, रोकने में जो एक दो थप्पड़ लग जाएगा तो वो दिस इज दिस काइंड्स ऑफ। उसके बाद जब आपका यदि स्केल बढ़ने लगे, जब एस्केलेशन बढ़ने लगे, तब आप अपने डिफेंसिव, ये ऑफेंसिव कॉर्पस जो आपका यहाँ पे जो अम्बाला में है, जो आपका यहाँ पे मथुरा में है, जो आपके भोपाल में है, इस ऑफेंसिव कॉर्पस को लेके आप आके अटैक करेंगे, समझ गए। तो दिस इज द सुंदरी डॉक्ट्रिन। लेकिन ये डॉक्ट्रिन जो है 2001 में फेल कर गया था, क्योंकि मोबिलाइजेशन पे बहुत टाइम लग गया था। सुंदर जी डॉक्ट्रिन का जो मतलब एक चीज़ देखा गया कि 27 से 28 दिन इंडिया को मोबिलाइज करना, क्योंकि इंडिया पूरा फुल स्केल और मैसिव अटैक के मूड में था 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद। तो फिर वो डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड में पैर पकड़ते घूम रहा था, तो वो सॉल्व हुआ। तो सुंदर जी डॉक्ट्रिन आप देख लिए एक्सटेंसिव। अब फिर वही था, आप लेके आइए। तो फिर 2001 में जो पाकिस्तान ने फिर वो लश्कर ए तैयबा जैसे ऑपरेशन, तो ये इसके जवाब में इंडिया ने क्या स्टार्ट किया, ऑपरेशन पराक्रम एक स्टार्ट किया, जिसमें कि वो टाइम लगा, समझ गए, यही सब है, टाइम लगा। फिर परवेज मुशर्रफ जो था वो जाके अमेरिका के पास जाके ये सब डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट, समझ गए। नेटवर्क ऑफ सेंट्रिक वॉरफेयर 1973, जो आपका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है ना, ये जो इसके जो यदि देखेंगे तो ड्राइंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम द 1967 60 वॉर, ये इजरायली जो 60 वॉर है उससे थोड़ा सा ये लिया गया। फिर उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर 1970, इंडिया डिफेंस प्लान एंड विद न्यू डॉक्ट्रिन दैट वुड बी इन्वॉल्व द लिमिटेड रैपिड आर्मर्ड थ्रस्ट। मेन आपको यही मान के चलना है, जो फिर जो लिमिटेड अटैक, समझ गए, have been improving ourselves, mobilization of basic army general वीके सिंह। लेकिन जो आप देखेंगे 2001 में स्पीकिंग मीडिया इन द रन ऑफ द आर्मी जनरल वीके सिंह came close than any other government official describing the widely speculated Indian war doctrine popularly referred a cold start Indian। देखिए इंडियन जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंडियन की जो जो गवर्नमेंट है, वो कभी भी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, जब भाई हम नहीं, हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं चल रहा है, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारे सी डी एस थे, जो बिपिन रावत थे, उन्होंने फिर बाद में जब उनका टाइम आया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह के चैलेंज आएगा तो हम बहुत विदिन शॉर्ट पीरियड हमारा जो एक्शंस होगा, हमारा जो रिटेलिएशंस होगा, वो मैसिव होगा, समझ गए। तो ये आपका हो गया। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर टैक्टिकल मिसाइल डेवलप किया, नसर, ये देखिए पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान मिलिट्री, इसके जवाब में एक नसर, एक बैलिस्टिक मिसाइल, टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल 150 किलोमीटर की रेंज में उसने किया। फिर इंडिया ने भी उसके जवाब में इंडिया ने अपना ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा दिखाया, एक इंडियन एक्सरसाइज की, दिस इज काइंड ऑफ थिंग। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें और ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये जो मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ 2008 में जाके, और उसमें अटैक होने के बाद जो इंडिया का जो रिटेलिएशंस होना चाहिए वो उस लेवल पे नहीं था, नहीं हुआ उसमें अटैक। जिस तरह का अटैक था, तो इंडिया का रिटेलिएशन ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान को मतलब समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कोल स्टार्ट जो स्ट्रैटेजी है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन लगने लगा, कि डिसीजन होने लगा। लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी होता है ना, वो स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है पॉलिटिकल विल पे। क्योंकि कोई सा भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी होता है, इंडिया के अंदर क्या है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है, ठीक, मिलिट्री का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, तो डिसीजन जो भी आते हैं सिविलियन की तरफ से आते हैं। जो पॉलिटिकल ऑर्डर है आपका, जो पॉलिटिकल हेड है, वो जब ऑर्डर करता है तब उस डॉक्ट्रिन का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मे भी हो सकता है कि इस अटैक के बाद जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए वो उस तरह का नहीं दिखा, जिसके जिसके लिए हम उसका आंसर रिटेलिएशन नहीं कर पाए। तो इस डॉक्ट्रिन का थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ था इसमें, समझ गए। फिर जो ये इसमें एक परसेप्शन या एक पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो इंडिया का जो ये कोल स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, उससे पाकिस्तान का कॉस्ट बढ़ गया। जैसे कि ये यूएस का स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यूएस ने क्या किया था कि मतलब मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, अलग अलग टाइप से वो लेके आता था, ये मिसाइल्स, ये अटैक, ये ड्रोन, ये इस तरह का वो एक्सपेरिमेंट करता। तो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको भी करना पड़ता। तो यूएस की इकॉनमी बहुत बड़ी थी और रशियन की इकॉनमी छोटी थी, तो रशियन का
मतलब कॉस्ट बढ़ रहा था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, तो जो मिलिट्री में आप एक्सपेंड ज़्यादा करेंगे तो अदर सेक्टर में आपको कम करना पड़ेगा। तो जिस कंट्री की इकॉनमी छोटी होगी उसके लिए ये बहुत हैवी हो जाता है। तो सेम इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडिया ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2007 में 14-24 बिलियन से 40 बिलियन पे चला गया। 2009 में जब 40 बिलियन के लगभग हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर था। तो इसको देखा देखी करके पाकिस्तान ने भी अपने मिलिट्री एक्सपेंड में 32% का इंक्रीज कर दिया। तो 32% उसने इंक्रीज कर किया, तो उसके जो अदर सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जैसे सोशल सेक्टर के अंदर, हेल्थ में, एजुकेशन में, ये सब कट कर दिया। तो एक सोशल अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो दिख रहा है, इस सब के पीछे यही है कि इंडिया से कम्पीट करने के लिए वो हमेशा मिलिट्री के ऊपर बहुत एक्सपेंड करता है। और जो जेन्यून होना भी चाहिए, लेकिन जेन्यून होना भी चाहिए, यदि आप एक्सपेंड करें तो जेन्यून देखना चाहिए ना, लेकिन वो होता नहीं है। वो करता क्या है कि मिलिट्री, इंडिया का डर दिखाकर वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, लेकिन वहाँ पे करप्शन करके जो भी वहाँ के जनरल होते हैं वो पैसे ले जाके अपना ऑफशोर अकाउंट में सारा डालते रहते हैं। तो टोटली क्या होता है ना, जब पाकिस्तान की जो वहाँ की सोसाइटी है वो सफ़र करता है, बिकॉज ऑफ कोई मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है बहुत करप्ट है। तो इंडिया को देख के जो भाई इंडिया 40 बिलियन पे चला गया तो हम भी करेंगे, तो 32% बढ़ा दिया। 32% बढ़ाने के बाद भाई तू खर्च करेगा, तू दिखाएगा ना क्या बनाया हो, क्या लेके हो। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब देखोगे वहाँ पे, तो कोई सा भी चीज़ नहीं है कि वहाँ के इंडिजीनियस हो, मतलब वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो भी है वो इम्पोर्टेड होता है। या तो वो टर्की से खरीदता है या अमेरिकन से खरीदता है, अब चाइनीज से खरीदने लगा है। ये कोल्ड वॉर के टाइम में अमेरिकन से खरीदता था। तो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। हुआ क्या है, करप्शन के थ्रू जो भी जनरल होता है, जो आप मतलब कर्नल रैंक से ऊपर, कर्नल के बाद से करप्शन स्टार्ट होता है करना वहाँ पे, छोटे मोटे का कोई उसमें हिस्सा नहीं होता, तो फिर वो ऑफशोर अकाउंट में जाता है। तो दिस इज द पाकिस्तान आर्मी, समझ गए। तो ये देखिए, देखिए जॉइंट ऑपरेशन हम आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं, मतलब फुल स्टार्ट में क्या होता है। एक कैप कर दे तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप देखिए, बताए थे। स्पीड है सरप्राइज, मतलब रैपिड मोबिलाइजेशन होगा, बहुत टाइम में मोबिलाइज करें, बहुत कम टाइम में मोबिलाइज करेंगे, कैप्चर करेंगे, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होगा, अवॉइड फुल स्केल वॉर। जॉइंट ऑपरेशन सब में स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा उस पर। चैलेंजर क्रिटिसिज्म, ये चैलेंजर क्रिटिसिज्म क्या है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। अब ये न्यूक्लियर का थ्रेशोल्ड ये दिखाता है कोई पॉलिटिकल विल, कोल स्टार द क्विक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जो कि 2008 में दिखा। कोल स्टार में थोड़ा सा क्रिटिसाइज होने लगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी, अवॉइड द एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन, ये सब इंटरनेशनल प्रेशर। तो कोल स्टार में इंटरनेशनल प्रेशर काम नहीं आता है। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान ने क्या किया, कोल्ड स्टार के लिए वो न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट किया कि भाई कम रेंज का हम ये नसार मिसाइल बनाया। जैसे कि हम सीधी बहुत कम टाइम में उस पर अटैक करेंगे तो ये मिसाइल अटैक करेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर का अटैक बहुत पहले से ही इसका चला आ रहा है। इसके डीएनए में स्ट्रेटेजिकल एम्बिग्विटी, करंट स्टेटस एंड एवोल्यूशन, ऑफिशियल मतलब इंडियन चीफ जनरल बिपिन रावत ने इस चीज़ को कंफर्म किया। मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म में चल रहा है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इंटरऑपरेटिव, समझ गए। तो दिस इज द कोल्ड स्टार्ट, समझ गए। स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन क्या होगा, पाकिस्तान का उसमें बहुत डैमेज जा रहा है, क्योंकि उसको भी खर्च करना पड़ रहा है। रीजनलिटी, रीजनल थोड़ा टेंशन बढ़ेगा। यूएस जो भी है इस समय साउथ एशिया को डिस्क्लेट करने की कोशिश, मतलब दिस इज है मैंने कोल्ड स्टार्ट, आप समझ गए। थैंक यू।